आनंद जी, प्रारंभ होते ही रिकॉर्डिंग आप प्रारंभ हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग प्रारंभ एक बार हो जाए आप हो पाएंगे। हाँ जी। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पोषन्न पावरणो सत्य धर्माय दृष्टये। संस्कृतांतरवीक्षा श्रृंखला के अभिनव रंग ज्ञान विज्ञान की प्रस्तुति त्वरित प्रयोग के संग इस कार्यक्रम आज यह कार्यक्रम 5 वर्ष की सफल यात्रा को पूर्ण कर चुका है। संस्कृतांतरवीक्षा संस्कृत साक्षात्कार की पुण्यशालिनी धारा में आज जिनका साक्षात्कार होना है वो मुख्य अतिथि परमादरणीय श्रीमती अर्चना झा जी। आप राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कला विशेषज्ञ हैं। आप विश्व प्रसिद्ध प्रांत बिहार से संबंध रखती हैं। आदरणीय कला विशेषज्ञ हैं और जो कलाकार होता है उसकी वो कला किसी की मोहताज नहीं होती। तो महोदया के सम्मान में, उनके कला के सम्मान में ये कहते हुए कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। मैं बाद में कहूंगा, पहले कार्यक्रम की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण की जो हमारी परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए मंगलाचरण हेतु मैं डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं कि आप मंगलाचरण करें। आदरणीय डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिपाठी महोदय जी। शुभ सायं। अथ श्री गणेश स्तुतिः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो नमः। धन्यवादः। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न समापन की ओर चलेगा। प्रास्ताविक और कार्यक्रम परिचय आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, जो इस कार्यक्रम के हमारे संस्थापक हैं, वो करें। इससे पहले मैं अर्चना झा जी के सम्मान में, क्योंकि आप कला विशेषज्ञ हैं और कला किसी की मोहताज नहीं होती है। कला और कलाकार के लिए किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना है काम फूलों का, खुशबू कभी मोहताज नहीं होती है कदरदानों की। जिस तरह से खुशबू कदरदानों की मोहताज नहीं होती है, उसी तरह से कलाकार भी किसी का मोहताज नहीं होता है। और हमारी जो मुख्य अतिथि परमादरणीय श्रीमती अर्चना झा जी राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी ख्याति है। तो मैं कार्यक्रम के विस्तार से परिचय के लिए प्रास्ताविक एवं स्वागत हेतु परमादरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा से आमंत्रित करता हूं, जो इस कार्यक्रम के इस संस्कृतांतरवीक्षा के संस्थापक भी हैं, आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा से।
सभी को मेरा यथोचित अभिवादन अभिनंदन। दीनबंधुं गुरुं नौमि सर्वशास्त्र विशारदं यत्कृपालेशतः प्राप्ता मया विद्याति दुर्लभा। आज अभी जब आनंद त्रिपाठी महोदय ने कहा 5 वर्ष इसके हो गए, तब मुझे ध्यान आया क्योंकि 15 सितंबर को ही यह प्रारंभ हुआ था। 2020 से निरंतर यह कार्यक्रम अपने मंथर गति से, कभी कभी द्रुत गति से निरंतर प्रवाहमती रही है यह धारा। वस्तुतः जब कार्य आप कुछ करना चाहते हैं तो लक्ष्य आपके एक होते हैं, मार्ग अलग अलग होते हैं। और यही कुछ रहा जो कि जब भी कुछ कार्य के लिए चिंतन किया तो हमने देखा जो कि काम करने वाले, आपका साथ देने वाले, आप जिस तरह चाह रहे हैं कार्य उसी तरह के मन वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सतत प्रेरित करते हैं, साथ देते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। यही कुछ था जो हम जब 2007 से प्रारंभ होता है, ये यात्रा प्रारंभ होती है डिजिटल फॉर्म में। जाह्नवी 2000 ये वर्षामृतम 2008 में, जाह्नवी 2009 में, जो 2010 में मूर्त रूप में दिखाई पड़ती है। इस तरह फिर निरंतर ये चलता रहा और भी बहुत सारे मध्य में आए। ये जो संस्कृतांतर वीक्षा का रखा गया उसमें एक बहुत अलग तरह का चिंतन था, क्योंकि जो संस्कृत क्षेत्र में और भारतीय संस्कृति को लेकर के जो कार्य कर रहे हैं, विशेष रूप से युवा वर्ग हैं या जो चिड़ युवा हैं, जिनको आप वृद्ध नहीं कह सकते हैं क्योंकि निरंतर वो संलग्न रहते हैं कार्यों में, ऐसे लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उनसे हम सभी जान सकें, सीख सकें। तो ये प्रारंभ हुआ और प्रथम एपिसोड मुझे ध्यान आ रहा है जो कि उस समय में डॉक्टर मीनाक्षी जोशी जी देख रही थी। वो भी इसी यूजीसी क्लास से आरंभ हुई थी एक शिष्य के रूप में, वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है। और ये साक्षात्कार ली थी, उसमें मैं प्रोफेसर माधव देशपांडे महोदय का साक्षात्कार था, मुझे आज भी ध्यान आ रहा है। वो निरंतर प्रारंभ हुआ, चलता रहा, मध्य में थोड़ा गति मंद पड़ी, क्योंकि होता यह है कि जब आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो साथ ही साथ बहुत सारे विघ्न भी आते हैं। फिर हुआ जो कि इस कार्यक्रम को कौन देखे, कौन संभाले इस तरह से, क्योंकि निरंतरता होती है, पाक्षिक रूप से कार्य करना होता है। तो दीपिका जी चूंकि निरंतर पहले से जाह्नवी को देख रही थी और कार्य शैली से परिचित थी, तो इन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, हम इसको संभाल सकते हैं। और मुझे तो पहले तो ये लगा जो कि इतना फ्रिक्वेंटली हो रहा है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एक बहुत ही श्लाघार्ह रहा जो कि इनको प्रारंभ करने के बाद, अर्थात जब से इन्होंने मुख्य संयोजिका का दायित्व लिया, तब से कोई भी इशू मिस नहीं हुआ, अर्थात पाक्षिक रूप से निरंतर चलता रहा। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगभग मिल रहा है कि 3-3.5 साल से ऊपर इन्होंने अभी तक अलग अलग एपिसोड्स को देखा। तो इसी क्रम में अलग अलग श्रृंखलाएं बनती गई। एक तो पहले वैदेशिक विद्वानों की श्रृंखला बनी, फिर उसके बाद हुआ जो कि एक बालकों का चला, एकदम छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हम लोगों ने किया। फिर अलग अलग तरह से एक्टिविटीज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको लेकर किया। और आज जो ये श्रृंखला एक अलग तरह से दिख रही है वह है जो कि प्रायोगिक पक्ष पर हम लोग अधिक जोर दे रहे हैं। शोध जो है, अभिनव शोध, उस पर अधिक जोर दे रहे हैं। तो इसमें शोधार्थी को लेकर के जो अभी परंपरा शुरू हुई है, जिसमें छात्र संयोजक जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी सहभागिता शुरू हुई थी और वो निरंतर तब से कार्य देख रहे हैं। ये वो जो शोधपरक जो दृष्टि है उसको लेकर के हुआ और उसी क्रम में आज अर्चना झा महोदया का यहाँ पर आगमन हुआ। हम लोग प्रारंभ में परिचय नहीं देते हैं जानबूझ करके, क्योंकि आप उनके कृतित्व से स्वयं परिचित हों, क्योंकि उन्होंने क्या कार्य किया है किस तरह से। तो आज निश्चित रूप से आपका यहाँ पर स्वागत है, क्योंकि आप आज अतिथि के रूप में हमारे समक्ष हैं।
अतिथि के रूप में आप इस दृष्टि से भी हैं कि जो कार्य आप कर रही हैं उस कार्य को लेकर के बहुत सारे युवा और जो सीखने के इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, वो बहुत कुछ नया चिंतन कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है जो आप प्रायोगिक सेशन भी, आप प्रैक्टिकल सेशन भी रखेंगी, जब उस दिन आप 5 मिनट में आपने रखा था तो आज आपके लिए रहेगा ही। तो इसीलिए आपका स्वागत है। यद्यपि हम सभी एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, जितने भी यहाँ पर हम लोग जुड़े हैं, क्योंकि जब आप कोई महनीय कार्य करते हैं तो सभी एक ही परिवार के अंग होते हैं और तभी काम हो भी पाता है। तो आपका विशेष रूप से यहाँ पर स्वागत है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर समुपस्थित हैं, विशेष रूप से मैं पहले नहीं इस पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन आज यहाँ पर चर्चा करना पड़ेगा। जो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति दर्शक दीर्घा में यहाँ पर समुपस्थित हैं, विशेष रूप से आपके पिताजी, उनका मैं विशेष रूप से प्रणाम करूंगा और कहूंगा जो कि एक अकादमिक रूप से आपका परिचय करवाया है, क्योंकि इससे पूर्व मैं इस रूप में परिचित नहीं था। लेकिन आपका जब पेपर कटिंग मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जो ऐसा भी कार्य हो सकता है कचरे से कंचन का। तो लेकिन जब दोबारा हमने इस पटल पर देखा था तब इस विश्वास हो गया, नहीं, जो प्रतिभा है वो प्रतिभा के माध्यम से परिचय करवाना चाह रहे थे, क्योंकि उनका वैशिष्ट रहा है, क्योंकि आप हमारे अभिभावक के रूप में रहे हैं निरंतर, और आपका बहुत स्नेह रहता है और आप हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो ऐसे आदरणीय श्री राजकुमार झा महोदय जो हैं, आपको विशेष रूप से यहाँ पर, यद्यपि आपका अनुग्रह है, लेकिन फिर भी इस पटल पर आपका ये पत्रिका की ओर से आपको और साक्षात्कार धारा की ओर से आपको यहाँ पर स्वागत है। इसके साथ ही साथ अन्य जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, साक्षात में एक एक करके सभी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे दर्शक दीर्घा में हैं, जैसे सालनी साहनी जी हैं, आप संसद विभागाध्यक्ष हैं हिंदू विद्यांत महाविद्यालय में। डॉक्टर गीता शुक्ला महोदया हैं, आप लखीमपुर खीरी से संसद विभागाध्यक्ष और आप विशेष प्रशासनिक दायित्व में रहते हैं। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि और भी बहुत सारे, नमिता मित्तल महोदया हैं, हमारे अनुजवर रमेश जी हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे जितने भी हैं, सरिता जी हैं, रति जी हैं, जितने भी हैं, सभी को मैं एक तंत्र यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है, आपकी प्रेरणा होती है, तभी ये इतने बेहतर कार्य हो पाते हैं। लेकिन एक और आप लोगों से निवेदन रहेगा, क्योंकि हम तो हमेशा एक याचक के रूप में ही हमेशा मैं रहता हूँ, आपकी दृष्टि में जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, जिनका वैशिष्ट्य है, कुछ जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने सोसाइटी को, समाज को, ऐसे व्यक्तियों का नाम जो मुख्य संयोजिका हैं, उनको विशेष रूप से आप लोग अनिवार्य रूप से उनको सुझाव दें, जो कि ऐसे व्यक्ति को लाया जा सके, क्योंकि हम सभी को नहीं जानते हैं, हम एक सीमित हमारा दायरा होता है। जब आप देखते हैं यहाँ पर हमने ऐसे भी रखा है, जो कि जो गांव देहात में जो ऐसे दादी नानी हैं, जो साक्षात यहाँ पर हिंदी या संस्कृत या अंग्रेजी में नहीं बोल सकती हैं, वो अपनी भाषा में बोलेंगे, उनके अनुवादक के रूप में रखा जाएगा, लेकिन उनकी भी ज्ञान से हम लोग लाभान्वित हो, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा की वो संपोषिका होती है। तो ऐसे भी व्यक्तियों को यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, केवल संस्कृत विद्वान हो ऐसा नहीं है, यहाँ पर संस्कृति के संपोषक हों, वो इस तरह के कार्य करते हों, इन सभी को हम यहाँ पर लाना चाहेंगे। और निश्चित रूप से अपने टीम का स्वागत करना मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि यही टीम जो है वो अभी अद्वितीय जो कार्यक्रम हुआ जाह्नवी के बैनर तले साक्षात्कार धारा की जो टीम है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों के जो उनके प्रतिनिधि हैं, वही उन्होंने पूर्णतः सफल आयोजन करवाया। तो इसीलिए मैं इनको नहीं भूल सकता हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा जो कि कुछ विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें फिजिकल मोड में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। ये हम एक प्लान बना चुके हैं, उस रूप में हम जितने भी टीम के मेंबर हम लोग हैं जल्द ही मिलेंगे। इसी आशय के साथ हम आगे माइक हैंडओवर करते हैं। सभी को एक तंत्र, सभी का स्वागत है।
जितने भी यहाँ पर हैं सभी का मैं नाम एक एक करके नहीं ले रहा हूँ। जो फ्रंट उसमें आना चाहेंगे, क्योंकि दो इसमें विभाग रखा गया है, एक है दर्शक दीर्घा और एक है मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम में जो रहना चाहते हैं वीडियो के साथ रहेंगे, और बाकी अन्य जो हैं वो दर्शक दीर्घा में आप रहेंगे। अगर आप मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो हैंड रेज करेंगे, फिर हम यहाँ पर मेन स्ट्रीम में आपको लाएंगे। और इसके लिए केवल सागरिका जी को एक्सेप्शनल केस में ऐसे रखा गया है, अन्य सभी वीडियो के साथ ही अनिवार्य रूप से रहेंगे मेन स्ट्रीम में। आनंद त्रिपाठी जी आप हैंड ओवर करेंगे। जी जी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभ संकल्प से जब कोई कार्य शुरू किया जाता है तो निश्चित रूप से वह जो है शुभता के साथ आरंभ किया गया कार्य आगे बढ़ता ही रहता है। 5 वर्ष नहीं, ये तो आगामी 500 वर्ष तक हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प के साथ ये आरंभ किया गया है। और आप कह रहे थे कि अकेले चले थे, फिर दीपिका जी जुड़ी और सब लोग जुड़ते गए। तो इस पर भी किसी शायर ने कहा कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो हमारे संस्कृतांतर विक्षा की पुण्यशालिनी धारा इसी तरह से अजस्र प्रवाहित होती रहेगी, ऐसी शुभकामना है। श्रीमान जी, एक प्रोफेसर नवराज कट्टेल जी उसमें जुड़े हैं, वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, बार बार मुझे फोन कर रहे थे, तो एक बार उनको देख लिया जाए। यहाँ नेपाल से जुड़े हैं वो नवराज कट्टेल जी, डॉक्टर नवराज कट्टेल। और अब जिस प्रमुख कार्यक्रम के लिए हम लोग जुड़े हैं, उस बीच में मैं बिल्कुल रोड़ा नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि रिक्वेस्ट भेज दिया गया है आनंद महोदय, रिक्वेस्ट भेज दिया गया है, वो एक्सेप्ट करेंगे, जुड़ जाएंगे। जी जी, अच्छा ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग जुड़े हैं, आदरणीय अर्चना झा जी की कला से परिचित होने के लिए, यद्यपि हम लोगों ने पिछले कार्यक्रम में एक झलक देखी है, और आज पूरे मनोयोग से हम लोग आपकी कला से सुपरिचित होंगे। तो मैं प्रश्न श्रृंखला के लिए कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका परमादरणीय डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं कि आप हम सबको अपने प्रश्नों के माध्यम से अर्चना झा जी के बारे में जानने का अवसर प्रदान करें। परमादरणीय डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। और सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर जो आज इस कार्यक्रम की श्रृंखला की जो 5वीं वर्षगांठ के रूप में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी शब्दों के धनी जो डॉक्टर अनंत जी हैं, उनके द्वारा बताया गया है, एक प्रार्थना और वरदान दोनों ही स्वरूप में मैं उसे देख रही हूँ कि निश्चित रूप से 5000 वर्षों से भी अधिक यह श्रृंखला निरंतर चलती रहे। इस संकल्प, कामना, प्रार्थना के साथ आप सभी को पुनः शुभकामनाएं और धन्यवाद। और आज की जो हमारी मुख्य अतिथि, मुख्य जो क्या कहें कि आप कहते हैं कि एक चित्र जो है वो 1000 शब्दों को कहने की सामर्थ्य रखता है। तो यूं कहें कि आपके द्वारा तो अनेक चित्र बना दिए गए हैं। तो शब्द सागर कहना आपको, या कला का सागर कहना आपको निरर्थक या मिथक नहीं होगा। तो आपका महोदया जी सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आपके द्वारा ही इस कार्यक्रम में एक प्रायोगिक पक्ष को लेकर भी ये श्रृंखला प्रारंभ हुई है निश्चित रूप से। और अभी जब हम बात कर रहे थे आपके संदर्भ में कचरे से कंचन, तो बहुत सारे यहाँ पर लोग हमारे साथ जो उस कार्यशाला में थे वे आपसे परिचित हैं, और कुछ ऐसे भी हैं तो उनके मन में जिज्ञासा होगी कि कहाँ कचरा और कहाँ कंचन। तो आप सभी अभी अपने अपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में भी स्वच्छता पखवाड़ा इत्यादि चल रहा है, आप सभी परिचित हैं। तथापि आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आपने हमारे निवेदन को स्वीकृत किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सबसे पहले एक बात आती है, जब हम एक कलाकार को देखते हैं तो हमारे मन में आता है और जिज्ञासा बहुत सारी होती हैं कि क्या कला से ही आप
का जो प्रारंभिक अवस्था आपकी रही है वह कला से ही हुई, या किस प्रकार से आपका और अध्ययन यात्रा रही है अभी तक की, उन सभी को यहाँ पर जानने के इच्छुक हमारे श्रोतागण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कृपया संक्षेप में अपनी अध्ययन यात्रा को भी हमारे समक्ष आप रखें, ऐसा निवेदन है आपसे। आदरणीय महोदया जी। पहले तो सबको मेरा प्रणाम, और मेरे पिताजी भी हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। और उसके साथ मैं प्रारंभ कर रही हूँ आपके उत्तर देने का श्रृंखला। मैं एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट हूँ, जैसे कि आपने परिचय में पता ही दिया है कि सरकारी प्रमाणित हूँ, सर्टिफाइड आर्टिस्ट हूँ। ग्रेजुएशन किया साइंस से, दिल्ली से ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया। इन सब को पूरा करने के बाद भी कहीं अंदर से एक इच्छा थी कि कुछ बनाऊं, कुछ क्रिएट करूं, कुछ अलग ढंग का, जो कि देखने को अभी तक मुझे नहीं मिला। तो आया कि साइंस के फील्ड में तो बहुत कुछ नहीं कर सकती हूँ जाके इन्वेंशन, तो कुछ ना कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा निर्माण करूं जो खुद को संतुष्टि दे कि हाँ, ये मैंने क्रिएट किया, ये मेरा क्रिएशन है। तो इस तरह से मैंने इसकी शुरुआत की, इच्छा मेरी ऐसे जगी, और सोचा कि कला ही वो माध्यम मुझे दे सकता है जिसको आगे बढ़ाने पे सेटिस्फेक्शन और इसको कार्य के रूप में भी करके मैं इसको अपने जीवन शैली में ला सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी शुरुआत की, और इतना कुछ दिमाग में आ जाता था एक साथ कि कई बार घबराहट होती थी कि क्या सही में इसको मैं कर पाऊंगी। आधा यहाँ से लिया, आधा वहां से लिया, और एक जोड़ के कुछ नया बना पाऊंगी। तो मैंने अपने पिताजी से बात की कि ऐसा क्यों होता है, मैं एक सिंपल कला लेके सब कैनवस पे कर लेते हैं, कपड़ों पे कर लेते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं, तो मैं वहीं तक मेरा दिमाग क्यों नहीं स्थित रहता है, मैं क्यों बहुत उसमें नया 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 ढूंढने के लिए मैं इतनी उत्सुक क्यों रहती हूँ, कहाँ से मुझे ये बेचैनी आती है। तो मेरे पिताजी ने उस दिन बताया कि ये मेरी परदादी के अंदर थी ये कला, वो भी बहुत अच्छा, बिहार से हूँ तो मधुबनी पेंटिंग का वहाँ हर एक परिचित है, सब करते हैं दीवारों पे, हम रंगोली बनाते हैं जमीन पे, फर्श पे। तो मेरी परदादी उसमें बहुत निपुण थी। तो उनका कहना है कि निश्चित ही वहीं से तुम्हारे अंदर ये कला इच्छा आई होगी। तो इस तरह से मैं इसमें आगे बढ़ती गई, और इस तरह से मैं इससे जुड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। वस्तुतः आपने यहाँ पर अपनी जो अध्ययन की यात्रा, और एक पैतृक, मैं इसे धरोहर और संपत्ति के रूप में देखती हूँ, और निश्चित रूप से व्यक्ति का पूर्व संस्कार भी होता है पूर्व जन्म का। उन सब के संयोजन से, समावेशन से आप एक कला प्रेमी और एक कला जो है अधिष्ठात्री के रूप में सर्वत्र विद्यमान प्रतिष्ठित हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो और दर्शक गण हैं, उनकी एक और भी जिज्ञासा है महोदया जी, कि आपकी ये जो चित्र कला के प्रति आपका जो प्रेम है वो कब जागृत हुआ, तो ये हम सभी जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ इसकी कुछ प्रेरणा भी आपको कहीं से मिली है? इन दोनों प्रश्नों के साथ या जिज्ञासा के साथ हम सभी आपको सुनने के इच्छुक हैं। रुचि इसमें मुझे बचपन से ही आई। मेरे पिताजी का था कि हर साल एक बार बच्चों को गांव लेके जाना है, ताकि गांव की संस्कृति से हम जुड़े रहे, धरातल से जुड़े रहे। तो जब मैं वहां जाती थी तो देखती थी दादी को, नानी को, अपने माताश्री को भी, कि वो मिट्टी से कुछ देवी देवताओं की मूर्ति बनाती थी, दीवारों पे नेचुरल कलर से, प्राकृतिक कलर बना के, रंग बना के उस पे कुछ चित्र बनाती थी। और जब वो पूर्ण होता था तो वो बहुत प्रसन्न होती थी, एकदम अंदर से मन जैसे उनका खूब सेटिस्फाइड होती थी कि हाँ, मैंने ये बनाया और सुंदर बना। तो जब उनको देखती थी कि उन्होंने कुछ अलग से नहीं बनाया, कुछ मशीन नहीं इस्तेमाल किया,
कुछ शहर जाके कुछ खरीद के नहीं लाई, और फिर भी इन्होंने मिट्टी से, फूलों के रंग से, पत्तों के रंग से ऐसी चीज बना के इतनी प्रसन्न होती हैं। तो मेरी भी इच्छा जागने लगी कि मैं भी कुछ इसमें सीखूं, बनाऊं। तो दादी को, नानी को उनके साथ बैठ के कि मुझे भी सिखाइए, मुझे ये सीखना है। तो वो जो छोटी छोटी मूर्तियां बनाना कि उनके साथ वो दीवारों पे रंग से अपना कला दिखाना, तो वहां से मुझे कहीं ना कहीं प्रेरणा भी मिली और शुरुआत भी, मेरी इच्छा भी वहीं से जागृत हुई, उन सबको देख के कि मैं भी कुछ ऐसा बनाऊं कि मुझे कहीं ना किसी मशीन की जरूरत पड़े, ना किसी शहर जाने की जरूरत पड़े, ना कुछ खर्चा करना पड़े, और मैं तब कुछ ऐसा बनाऊं जो फिर भी मुझे वो प्रसन्नता और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे सके, बिना किसी की मदद के, बिना किसी खर्चे के। तो वहां से मैंने ये रुचि भी जागृत हुई और प्रेरणा भी मुझे वहीं से, उन्हीं लोगों से मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तुतः यदि कुछ समय पहले हम जाते हैं, विगत कुछ वर्षों में, तो एक वैसा ही वातावरण घर परिवार में हुआ करता था जहाँ पर दादी नानी के किस्से कहानी होते थे। और आज की जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो हमें लगता है उनके लिए केवल एआई और मोबाइल ही दादी नानी हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर हैं उनकी प्रेरणा के लिए, उनमें यहाँ पर प्रेरणा आपसे मिले, आपका अनुकरण कर सकें और भी छोटे छोटे बच्चों को वो इस बात से अवगत करा सके। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी। और साथ ही साथ इसके साथ मैं जानना चाह रहे थे हम सभी कि शिल्प कला को भारतीय संस्कृति की पहचान बनाने हेतु आपकी कोई विशेष परियोजनाएं थी हैं क्या जी, इस संदर्भ में? इसमें मैं बहुत कार्य कर चुकी हूँ अभी, और बहुत कार्य आगे मेरे आने वाले हैं। जैसे कि एग्जीबिशंस लगाना, प्यारेलाल भवन में एग्जीबिशन लगा था, तो उसमें पेंटिंग और एग्जीबिशन था मेरा। प्लस दिल्ली हार्ट सब में जाके अपनी कला का प्रदर्शन करना, वो भी एक कार्य में ही मेरा जुड़ा हुआ है। और वर्कशॉप देना, वर्कशॉप में बच्चों को जोड़ना, जो भी इच्छुक हैं, कई उम्र के आते हैं इसमें, तो कोई उम्र की सीमा नहीं है, तो बहुत लोग इसमें जुड़ते हैं, महिलाएं जुड़ती है, पुरुष जुड़ते हैं, सीखते हैं। तो इस तरह से मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ। प्लस अभी वेबिनार हुआ था, उसमें भी मुझे आप लोगों ने मौका दिया था, तो वो भी मेरे लिए एक मंच था अपनी कला को प्रदर्शित करने का। तो इस तरह से मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ। मेरा एक आर्टिकल अमर उजाला के मैगजीन में छपा हुआ है, अभी 15 अगस्त को छपा था इसी साल, जो इसी टॉपिक पे है, इसी शीर्षक पे, कचरे से कंचन। तो उसमें मैंने सभी पहलू उसके बताए हैं कि किस तरह से ये किस तरह से है, क्या फायदे हैं इसके, किस तरह से इसकी उपयोगिता हो सकती है। तो वो इसमें मैंने सब डिटेल साझा किया हुआ है। तो इस तरह से मेरा कार्य अभी तक, मैं इसको इस तरह से लेके आगे बढ़ रही हूँ, और इच्छा है कि ये और आगे बढ़े और मैं अपने देश का, उसकी संस्कृति को उस वहां पे पहुंचा सकूं जहां तक मुझे भगवान ने क्षमता दी। बहुत ही सुंदर आपका संकल्प और प्रकल्प दोनों ही है, और जिससे आप शनय शनय चरैवेति के माध्यम से आगे अग्रसर हैं, और आप यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहें, ये ईश्वर से हम सभी की प्रार्थना भी है। और साथ ही साथ कला के प्रति केवल कला एक विषय के रूप में यदि हम नहीं देखते कोई भी चीज, तो उसमें हम आनंद की प्राप्ति जो है वो बहुत अधिक हमें प्राप्त हो सकती है। और हमारे यहाँ तो जो कार्यक्रम है, हमारा समूह ही है, तो उसमें आनंद स्वरूप आनंद महोदय जी भी हैं, और वो सबको मध्य मध्य में आनंदित करते रहते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। तो महोदया जी, आपके लिए तो वस्तुतः मैं कहना चाहूंगी कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, तो आप पद चिन्ह बना रही हैं आज की पीढ़ी के लिए। क्योंकि जिन्हें लगता है कि जो आप सुबह सुबह सभी घरों में सुनते हैं कि वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो शायद वो एक दिन कुछ बंद हो कि घर से कचरा ना निकाल बल्कि घर से चित्रकला निकाल। तो मतलब
उस कचरे को आप चित्रकला में कन्वर्ट कर पाए कहीं ना कहीं, उसके लिए आप प्रयासरत हैं। आपका प्रयास निश्चित रूप से बहुत ही श्लाघनीय, सराहनीय है। और इसी क्रम में महोदय जी, जिज्ञासा के रूप में हमारी एक और जिज्ञासा यह है कि संस्कृत और चित्रकला, क्योंकि हम देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की बात जब की जाती है तो संस्कृत और जो कला है वो भिन्न भिन्न नहीं है, तथापि आपकी इस कला के माध्यम से और संस्कृत के छात्रों को, आप युवाओं को किस प्रकार प्रेरित और मार्गदर्शित करना चाहेंगी, उसके लिए कृपया उनके लिए एक संदेश जो है हम सभी तक प्रसारित करें महोदय जी। देखिए, कला सबसे पहले कोई सिर्फ एक कैनवस या एक कपड़े या एक किसी माध्यम तक सीमित नहीं है। कला है जो हम किसी भी चीज की अभिव्यक्ति किस तरह से कर रहे हैं। किसी की लिखने की कला है, किसी की बोलने की कला है, हर चीज में कला ही हम करेंगे। अब इसको संस्कृत से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, जैसे संस्कृत में हमारे श्लोक हैं, तो श्लोक या कई वचन हैं, सुवचन, तो उनको हम जो शब्द में हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ है, उसको अगर हम उसी शब्दों को, उन्हीं शब्दों को अगर हम रंगों के माध्यम से या अपने चित्रकला के माध्यम से, कई बार इंक ऑन पेपर होता है, उसमें हमें रंग भी नहीं चाहिए, एक कलर के इंक से हम पूरी पेंटिंग बना देते हैं। तो इस तरह से हम किसी श्लोक का, किसी वर्णन का, किसी सुविचार का अगर चित्रों के रूप में, रेखाओं के रूप में, शब्दों का हम कागज पे उतारें, कैनवस पे उतारें, तो वो संस्कृत और कला का एक मिश्रण जुड़ा हो सकता है। कई कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं हम बच्चों के बीच, कॉलेज में तो मंच दे सकते हैं उनको, ताकि वो प्रोत्साहित हों, वो करें उस चीज को। सिर्फ शब्दों को अगर हम पढ़ लेते हैं, याद करना पड़ता है। अगर एक आप चित्र बना देती हैं उस श्लोक का, उस श्रुति का, उस ऋचा का, अगर आप चित्रण कर देते हैं, तो वो रटने की बजाय वो आपके इमेज के थ्रू, आपके कॉन्साइंस में छप जाता है, तो वो उसको याद करना भी उस विद्यार्थी के लिए आसान हो जाता है किसी भी चीज को। तो इस तरह से हम संस्कृत को और कला को जोड़ के एक नया पहलू रख सकते हैं, और ये उपयोगिता हो सकती है बच्चों के लिए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सबको एक प्रेरणा का नवीन मार्ग जो है वो दिखाया, क्योंकि कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, तो हर किसी की अपनी देखने की दृष्टि है, उसकी सूक्ष्मता है। तो आपकी सूक्ष्म दृष्टि को नमन है, और आपने सभी को एक प्रेरणा भी दी। और साथ ही साथ महोदय जी, यहाँ पर जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और स्वयं मैं भी बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ आभासिक पटल पर आपकी कुछ जो प्रायोगिक पक्ष है, हम सभी लाइव उसका यहाँ पर रसास्वादन कर सके। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया यहाँ पर हम सभी जितने जुड़े हुए हैं उनको अपनी कला के प्रदर्शन से, उसकी प्रस्तुति से और भाव विभोग कर सके। आदरणीय महोदय जी, तो मैं पहले प्रैक्टिकल करके दिखा दूं आप लोगों को, यहाँ पे जी बना के दिखा। ये क्या देख पा रहे हैं सब इसको? जी बिल्कुल। देखिए, खाद्य पदार्थों के जो कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ अवशिष्ट भाग हम सभी देख पा रहे हैं। सेब के छिलके ये इस तरह से है। एक पहले तो नीचे हमें एक सरफेस लेना होगा। ऐसे रंग का पहले चुनाव करें कि ये जनरली काले रंग पे ये खिल के आता है कुछ भी बनाया हुआ हमारा, इसलिए मैं दिख रहा है सबको ये। जी जी महोदया, इस तरह से मैंने ये कुछ, यदि कैमरे को थोड़ा सा और दूर से भी करेंगे तो थोड़ा सा और स्पष्ट होगा। जी अभी बिल्कुल ठीक है।
तो ये कुछ कुंदरू है, ये प्याज का छिलका हुआ। तो इसमें मैं सिर्फ जो वेस्ट होता है हमारे पास उसी का यूज करती हूँ। ये इसका बीज है जिसका मैंने आंखों के लिए इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ये इसके बाल बना रही हूँ मैं। एक मैं कुछ गर्ल जैसा इमेज तैयार करना चाह रही हूँ इससे। जैसे कि इसके रंग की आकृति के हिसाब से, इसके रंग के हिसाब से आपके पास जो भी सामग्री है उसमें पहले हमें सोचना होता है कि हम क्या बना सकते हैं इससे, किस तरह का वो लग सकता है दिखने में। वो बनने के बाद वो पहले ही हमें थोड़ा मन में विचार करना पड़ता है। ये इसके नीचे मतलब घाघरे की तरह मैंने इस्तेमाल किया है कि ये कपड़ा है इसका। क्या दिख पा रहा है सबको? एक बार बस। जी बहुत ही सुंदर, सब देख पा रहे हैं। ये इस तरह से इसके हाथ मैंने बनाए, खीरे के टुकड़े से इसका हाथ बना हुआ है पूरा। और यहाँ मैं अगल बगल थोड़े से फूल पत्तियां बनाना चाहूंगी ताकि वो लगे कि ये गार्डन में है। तो ये मिर्ची के जो हमारे पीछे के इससे ऐसे टुकड़े निकलते हैं उनको मैं इस तरह से ले रही हूँ और इन पर फिर मैं इस तरह से ये आप एक नीचे इधर हमें फ्लोर देना होता है, कुछ ऐसे बेस देना होता है ताकि वो एक फिनिशिंग टच दे सके। एक वो पूर्ण आपको संपूर्ण नजर आएगा कि हाँ भाई कंप्लीट लुक एक आएगा इससे। इस तरह से आप इस फूल को और भी बढ़ा सकते हैं अपने स्वेच्छा अनुसार। ये है, क्या सब देख पा रहे हैं इसको? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो देखिए। और जब हम, चूंकि मेरा कैमरा तो उतना शायद बढ़िया एडजस्ट नहीं हो पा रहा होगा। नहीं महोदया जी, बहुत सुंदर तरीके से एडजस्ट होकर सबने देखा है। ओके, तो ये इस तरह से हम बना लें। उसके बाद हाँ, दिख रहा है सबको ये? जी तो इस तरह से बनाने के बाद इसको हटा सीधा रखो। तो इस तरह से बनाने के बाद हम इसको या तो फोटो खींच के उसका हम कहीं भी घर में फ्रेम करके, डाइनिंग एरिया हुआ, लिविंग रूम हुआ, जहां भी अपने स्वेच्छानुसार लगा सके। और इसका एक तरह से मैं इस पे शोध कर रही हूँ फिलहाल रेजिन आर्ट के तौर पे, कि इसको रेजिन करके भी हम पूरी तरह से जो बनाया हुआ है आपने प्लेटफॉर्म पे, उसको पूरी तरह से हम रेजिन करके प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। तो उस पर मैं छोटे आर्टिकल्स पे तो मैं सक्सेसफुल हुई हूँ छोटे पीसेस बनाने में। मैं प्रयास कर रही हूँ कि जितना भी बड़ा मैं बनाऊं उसको पूरी तरह से प्रिजर्व कर सकूं एक पेंटिंग की तरह। तो उसमें रेजिन आर्ट में भी आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसका प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। और इस तरह से हमारे घर से कई वेस्ट होंगे जो नहीं निकलेंगे। सिर्फ एक यही वेस्ट नहीं है, और भी कई तरह के मैं वेस्ट आइटम पे काम करती रहती हूँ। और इस तरह से कई दिन होता है कि मेरा कचरे वाला आता है और मुझे कहना पड़ता है मेरे घर में कुछ कचरा नहीं है आज, तो वो भी प्रसन्न होकर चला जाता है। तो
यही है इसकी प्रदर्शनी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सब इसको उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, प्रयास करेंगे अपने अपने स्थान से इसको बनाने का। और ये एक ऐसी कला है जिसमें एक ही कैनवास पे हम पूरे परिवार मिलके एक ही चित्र को पूर्णता दे सकते हैं। अब जैसे मेरा बच्चा उसमें फ्लावर्स ऐड कर देता है, तो मेरे पति आके उसमें कहीं बादल बना देते हैं आलू के छिलकों से। तो इस तरह से एक ही कैनवस पे, लिविंग कैनवस पे, मेरे किचन के कचरे से हम मिलके एक चित्रकला का निर्माण करते हैं। वस्तुतः महोदया, आपकी जो चित्रकला है मनमोहक है और चिंतन करने पर यह जो है मजबूर कर देती है कि क्योंकि कोई भी कला जो हम देखते हैं अपने सम्मुख, उसके पीछे उनके कलाकार का चिंतन, सूक्ष्म चिंतन होता है, क्योंकि यूं ही हम कुछ नहीं बना सकते। यहाँ पर मैं अपनी ही बात करूं कि आप मुझसे कहें तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। और वो जैसे कि अभी संस्कार इत्यादि की बात हुई थी और बहुत ही सुंदर तरीके से। दूसरा, आप बता रहे थे कि आपके घर से बिल्कुल भी कचरा नहीं जाता है, तो निश्चित रूप से कचरे वाले के भी मन में ये कौतूहल होता होगा कि आखिर आपके घर का कचरा जाता कहाँ है, जैसा मैं चिंतन कर पा रही हूँ। और यहाँ पर जो उपस्थित हैं वो समझ पा रहे हैं बेहतर तरीके से कि आपके घर का कचरा जिसका एक सदुपयोग किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर आपका प्रयास है और हम सभी प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे कचरे से एकदम तो कंचन नहीं बना पाएंगे, कचरे से कुछ उकेर पाए, इसके लिए हम सभी प्रयास करेंगे अपने अपने घरों में। और इसी के साथ मेरी एक जो और जिज्ञासा है कि आप भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर लाने के लिए, जैसा कि आपसे दूरवाणी के माध्यम से भी एक बार चर्चा हो रही थी, तो उस निहित आपकी कोई विशेष परियोजना जो जिसका आपने चिंतन मनन जो मनस्थ की हुई हो, तो कृपया हमारे साथ साझा कीजिए। जी, सबसे पहले तो इसको विश्व स्तर पर लाने के लिए मैं प्रयास कर सकती हूँ और उसके लिए अभी नवंबर दिसंबर में एक प्लेटफॉर्म पे मुझे इसी आर्ट को लेके करके दिखाने के लिए प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म मिला है, प्रपोजल मिला है सामने से। तो उस पे मैं फिलहाल कार्यरत हूँ। वो वहाँ मीडिया होगी, तो मीडिया के साथ, कवरेज के साथ मैं जहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ, आशा करती हूँ तो वहाँ तक पहुँच पाऊँ। और न्यूज़पेपर्स में अभी आना शुरू हुआ है इसका, तो न्यूज़पेपर्स में इसको अप्लाई करने के लिए प्रयास कर रही हूँ कि ये आए और आगे बढ़े और विश्व स्तर तक हमारी संस्कृति और हमारे देश का नाम पहुंचे। इसमें मैं कार्यरत इसी तरह से हूँ। बाकी आपके प्लेटफॉर्म पे भी मैं आ चुकी हूँ और यहाँ भी उसी उम्मीद के साथ और आशा के साथ आज आप लोगों के सामने हूँ कि इसको उस स्तर पे ले जाने के लिए जो भी संभव प्रयास है वो मैं कर रही हूँ। निश्चित रूप से महोदया जी, आप जैसे जो कलाकार हैं, विद्वान हैं, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध हैं, वो हमारे इस मंच पर अपनी स्वीकृति देकर आते हैं, यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और निश्चित रूप से आपका सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ है और आप हस्त कलाओं में सिद्ध हस्त भी हैं, जैसा कि हम सभी ने यहाँ पर भी दिग्दर्शन किया। और मेरी इसके मध्य में जिज्ञासा तो नहीं है, बस एक अनुरोध है कि इस जो आपने भी दिखाई है कला, क्या कुछ और भी ऐसी कलाएं हैं जो आपने तैयार की हैं पहले से, तो वो कुछ हमारे सभी यहाँ दर्शकगण और मैं स्वयं भी उसको देखने के लिए इच्छुक हूँ। मैं कुछ शेयर करूंगी शेयर स्क्रीन के साथ, लेकिन एक थोड़ा सा मैं एक सामने दिखा देती हूँ। ये मेरे पास हल्दीराम की शिकंजी की बोतल थी, जिसको मैंने इस तरह से कलर पेंट करके बनाया है। तो वो ये
चाहे कोल्ड कॉफी की बोतल हो, तो इस तरह से मैं पेंट करके उसको बनाती हूँ। और वो कचरे वाले को भी कहना पड़ता है कि मैडम कई दिन आपके घर से कचरा नहीं निकलता है, तो क्या इसके मतलब आप करते क्या है? तो मैं उसको ये पौधा लगा के उसको ये बोतल देती हूँ कि घर में सजाना, और कचरे के बजाय तुम कंचन लेके जाना मेरे घर से। और इस तरह से वो भी प्रसन्नता से ये लेके जाता है। और मैं मानती हूँ कि कैनवस या कुछ हमें ये जरूरी नहीं कि दीवार ही मिले, कैनवस मिले, सीलिंग मिले तभी हम करें। ये तेल की बोतल है जो मेरे घर में आती है, शीशे की है, और इस पे मैंने पूरा पेंट किया हुआ है इस तरह से। और इसी तरह से बहुत बनाती रहती हूँ वेस्ट आइटम का यूज करके, कुछ ना कुछ। तो ये है आइसक्रीम का डब्बा। आइसक्रीम खा लें, डब्बा ना फेंके, उस पर इस तरह से कलाकारी करें, पौधा लगाएं, और दिवाली के गिफ्ट खरीदने ना जाएं, खुद बना के अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में इस तरह से बांटें। तो शेयर स्क्रीन शेयर। अब मैं कुछ दिखाना चाहूंगी जो मैं बनाती हूँ। हाँ, अलाउ करें ये शेयर स्क्रीन करने के लिए। एक मिनट। हाँ जी जी, कर सकते हैं, से कर सकते हैं। जी, देख पा रहे हैं? हाँ, शेयर हुआ है। हाँ हाँ, तो ये गणेश जी की पेंटिंग्स हैं जो मैं डिफरेंट, ये इसमें मधुबनी ये वीडियो ऑफ है क्या इसका? वीडियो नहीं आ रहे थे? नहीं, दिख रहा है महोदय। दिख रहा है? अच्छा, दिख रहा है। अच्छा, ठीक। तो इस तरह से गणेश जी के ये सब ये मधुबनी पेंटिंग और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट दोनों को मिला के मैंने एक नया नाम दिया है फ्यूजन आर्ट का, जिसमें मैं दो कला का लेती हूँ, संगम लेती हूँ एक तरह से। तो ये है, आगे बढ़े। ये है इंक ऑन पेपर। एक ही रंग से हम पूरी आकृति बना देते हैं एक कागज पे, तो इसको इंक ऑन पेपर कहते हैं ये लोग। वेस्टर्न कल्चर में इसको नाम दिया गया है, लेकिन मैं इसको कहती हूँ एक रंग की कलाकृति। तो मेरे एक ही रंग में ये भी है, इसी श्रृंखला में ये भी है। ये मैं अपने कला का प्रदर्शन ज्वेलरी पे भी देती हूँ, श्रृंगार के सामग्री पे भी। तो ये उसका एक छोटा सा प्लेट्स होते हैं हमारे पास, जैसे चाय के कप के नीचे जो सॉसर होता है हमारा, प्लेट होता है, तो हम कप का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके नीचे जो सॉसर होता है, जो प्लेट होता है, वो जनरली हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। हमारे इंडिया में जनरली इस्तेमाल नहीं होता है बहुतों घरों में। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उस पर मैंने इस तरह से ये आकृति बनाई। क्या सब देख पा रहे हैं इसको? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये भी है, उसी प्लेट पे मैंने ये बनाया है। ये मेरी पेंटिंग है एक। ये है, मैं इसका बारे में अलग से थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगी। ये तार से मैं बनाती हूँ, तार से बिन के हाथ से। और ये मैंने इस तरह से पक्षी का रूप दिया इसको, जिसका घोंसला भी है, उसके दो अंडे भी है उसके साथ, और सब तार से निर्मित है ये पूरी तरह से। ये सिर्फ हाथ से बना हुआ है, यहाँ कहीं कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट, टूल, कुछ नहीं। ये भी एक पक्षी है, तो नीचे फूल के पत्तों पे बैठा हुआ है, ये भी तार से ही बना हुआ है। ये बॉटल पे मैंने मधुबनी पेंटिंग दी है इसमें, और क्ले का वर्क भी दिया है ताकि वो 3D इफेक्ट आए।
ये भी बॉटल आर्ट की तरह ही, जितने बॉटल मेरे पास इस तरह उस तरह नजर आते हैं तो मैं सब पे, ये अभी मैंने इसका प्रदर्शन दिया था, ये किचन वेस्ट आर्ट से ही है। ये पपीते के छिलके से बना हुआ है, एक पूरा परिवार है इसमें, माता पिता बच्चा। ये सेब के छिलके और तुरई और खीरे के छिलके से बना हुआ है। मॉर्निंग वॉक पे दो पति पत्नी गए हैं और एक उनका संग में उनका डॉग है, पेट है। ये सेब के छिलकों से बनाया है। इसमें मैंने इस तरह से कटिंग ली है कि वो हमें दिखे कि एक बुजुर्ग पेयर है, कपल है, उसको मैंने वो थोड़ा, उसके हाथ में स्टिक है, डंडा है, और इस तरह से ये मैंने एक हार बनाने की कोशिश की कि सोना बहुत महंगा हो गया है आजकल के समय में, तो क्यों ना सेब के छिलकों से एक हार बनाया जाए जो बहुत सस्ता बैठे लोगों को। ये मजदूरों की टोली है जो सुबह सुबह काम करने निकली है अपने काम पे, उसका चित्रण है इसमें। यहाँ आलू के छिलके और घिया और तुरई से बना हुआ है ये एक आर्ट है, ये कला। इसको अभी तक मैंने साझा नहीं किया है कहीं पर भी, पहली बार आप ही के सामने, आप लोगों के सामने इसको साझा करने जा रही हूँ फॉर्मली। ये मैं नीचे जैसे आप देख पा रहे हैं, 2 चित्र हैं इसके अंदर, देख रहे हैं सब देख पा रहे हैं इसको? जी बिल्कुल। हाँ, तो नीचे जो इसमें आधा हिस्सा है, वो मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ पार्क, तो जो फर्श है, जमीन है, उस पे जब वर्षा के बाद मुझे कुछ आकृतियां नजर आती हैं, तो लोग जनरली वर्षा होने पे पार्क नहीं जाते टहलने के लिए, पर मैं उस समय निश्चित तौर पे जाती हूँ। मुझे वो इतनी आकृतियां वहां नजर आती हैं फर्श पे। तो जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं, तो नीचे वो ओरिजिनल जो एक्चुअली में जो इमेज था फर्श का वो है, और ऊपर मैंने जो उसमें डिजिटली उसको बनाया है अपनी हाथ फिंगर से मोबाइल पे, ताकि इसमें इसके अलावा और कोई टूल का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा मोबाइल होता है, मेरा फिंगर होता है, और मेरा ब्रेन होता है, सोचने की क्षमता होती है। उससे जो भी मुझे नजर आता है उसको मैं इस तरह से उभार के निकालती हूँ। ये है बारिश, वर्षा के बाद पानी एकत्रित था, तो मुझे उसमें एक बैठी हुई महिला सॉरी महिला नजर आ रही थी। मैंने उसका फोटो लेने के बाद उसको चित्रण में चित्रित करने की कोशिश की। इसमें पता नहीं अब कितना कर पाई है, तो आप लोग ही बताएंगे। सब एकदम चुपचाप बैठे हैं, शायद मैं सबको बोर करे जा रही हूँ। सब देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल। एकदम बिल्कुल बिल्कुल वस्तुतः देख पा रहे हैं। हाँ, परेशान तो नहीं हो रहे हैं मेरी चित्रकला से? महोदय जी, वस्तुतः आपकी कला से हम सभी हतप्रभ हैं, आश्चर्य में हैं कि हम जहाँ जिस मार्ग पर आए दिन आवागमन होता रहता है। हाँ, ये भी मैंने, हाँ जी, मुझे बहुत खुशी है। मुझे लगा कि सब माइक बंद करके सो गए होंगे, मेरी कला इतनी बोरिंग हो रही होगी, लेकिन ये चूंकि पहली बार आप ही लोगों के सामने समक्ष ये रख रही हूँ फॉर्मली, तो इसलिए मुझे आप लोगों का रिस्पांस इस पे चाहिए था अभी सुनने को कि हाँ कैसा लग रहा है। ये नीचे जो छोटी तस्वीर है, इसी फोटो में नीचे, वो ओरिजिनल फोटो है जो मैंने खींची थी अपने मोबाइल से, और उसी का ऊपर ये जो बड़ा दिख रहा है, उसको मैंने अपने उंगलियों से और अपनी सोच से इसमें रंग भरा है, और इस तरह से इसमें फूल वगैरह सब मैंने हाथ से ही, उंगलियों से ही डाले हैं। तो ये भी उसी का ही एक उदाहरण है, और इसको मैंने फ्लोवा आर्ट दिया है, फ्लोर वॉल इमेज आर्ट। तो इसको मैंने नाम दिया है फ्लोवा आर्ट, अपना ही नाम है, अपना इन्वेंशन है। तो ये इस तरह से मेरी कला का ये प्रदर्शन था आप लोगों के समक्ष।
उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आया होगा। और बहुत ही नया है, 2 चीजें तो मेरी एकदम नई है जो मैं कचरे से जो निकाल रही हूँ, बना रही हूँ। और ये जो इमेज आर्ट है, इमेज आर्ट मैं कहीं कुछ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरा मोबाइल होता है, जमीन की फोटो होती है, प्रकृति में इतना रंग है, इतनी खूबसूरती है, उसकी परछाई जो इमेज जो आती है उस पानी, ठहरे हुए पानी में, उसमें इतनी खूबसूरती है कि पैर रखने का मन नहीं करता है फोटो खींच के, और फिर उस पर कला करने का मन करता है। तो एक बार ठहर के मैंने सोचा कि इस तरह से लोगों के समक्ष रखने में शायद उनको पसंद आए। तो ये थी मेरे और भी कला जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। मेरे पास शायद अभी शब्दों की कमी हो गई है, मैं क्या बोलूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ महोदया। वस्तुतः मतलब इतना सूक्ष्म चिंतन है आपका, नमन है वस्तुतः आपको। और अब तो लगता है कि मतलब आपकी दृष्टि को, आपकी दृष्टि के पद पर चलकर मुझे भी बारिश में निकलना होगा। और केवल कचरे वाला ही कंचन क्यों ले जाए, हम सब भी तो कंचन के लिए यहाँ पर तैयार हैं आने के लिए। तो हम सभी आए आपके घर और कंचन पाए, ऐसे कंचन की लालसा हम सभी रखते हैं। और बहुत ही सुंदर, विस्मयकारी, आह्लादकारी, आनंददायक आपकी ये जो कला है, मन को मुग्ध कर लिया। और कुछ क्षण के लिए तो सभी स्तब्ध हो गए थे, मूर्ति स्वरूप जैसी स्थिति थी। और बहुत ही सुंदर मैम। तथापि कुछ जिज्ञासाएं हैं वो मैं और रख लेती हूँ। इसके नंतर क्योंकि मैं जैसा देख रही हूँ आपकी की नई कला निश्चित रूप से है जो आपने दिखाया चित्र के माध्यम से, तो मैं जैसा समझ पा रही हूँ कि केवल ये मन को आनंदित करने के लिए और एक चित्रकला के रूप में ही तो नहीं दिखती, इसके पीछे की जो एक चिंतन की जो पथ है, जो एक दृष्टि है, वो निश्चित रूप से आपकी कुछ और भी है या होगी। तो उसको सुनने के लिए भी, उसके श्रवण के लिए भी हम सभी इच्छुक हैं कि इसके चिंतन के पीछे का आपका क्या विचार है वस्तुतः। देखिए, विचार में मैं अपना ही विचार रखूंगी, पर्सनल होगा। और मैं ये पूर्णतः कह देना चाहती हूँ कि मेरा विचार है तो उसको मैं सबके लिए तो एप्लीकेबल नहीं होता है। मुझे हमेशा से था कि मुझे कुछ ऐसा करना है करियर के रूप में या कार्य के रूप में, जो मुझे, मेरा मकसद धन अर्जन या मान अर्जन नहीं था। ये था कि कुछ मुझे आंतरिक संतुष्टि दे, जो अंदर से मन मेरा प्रसन्न हो करने के बाद वो करना था। तो खूब ज्ञान विज्ञान पढ़ने के बाद भी वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी कि मैं जाऊं और 8 घंटे की ड्यूटी करूं, एक सैलरी कमा के घर आ जाऊं, बस मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। तो ये कला मेरे अंदर लगभग आज से 17-20 साल पहले, सोचिए, कार्य में आ गया था। वर्क में छोटा मोटा ही सही पर बनाना शुरू कर दिया। जब वो छिलके काट के फेंके फर्श पे कि इधर उधर, तो वो जो उसके रंग, जैसे मेरा किचन का जो स्लैब है वो ब्लैक कलर का है, अब उस पे जो तरबूजे खरबूजे के जो छिलके साइड में रखे, तो लगा कि इसमें तो बड़ी खूबसूरती है, इसका रंग तो बड़ा चटक के खिल के आ रहा है। तो कहाँ बाहर ढूंढ रही हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ। इसमें ही जो तुम्हें चाहिए, मुझे चाहिए था कि कुछ क्रिएट करो, बियॉन्ड द लिमिट, अपनी क्षमता को उस सीमा तक ले जाओ जहां सीमा ही ना हो। तो वहां मुझे सिर्फ यही एक जरिया मिला। और कचरे से कंचन जो मैं, स्पेशली ये आर्ट जो है मेरा छिलके वाला, वो उस दिन से, आज से 3 साल पहले 2022 में इसका जन्म हुआ था, लगभग जून में फर्स्ट बार। तो मेरे फादर इन लॉ यही मेरे पास ही थे, तो मेरे हस्बैंड ऑफिस, मेरा बच्चा स्कूल, एक ही बच्चा है। तो अब मैं अकेले, अब वो बनाऊं तो दिखाऊं किसको, कौन कहे कि हाँ सही अच्छा बना है, कि उपयोगी होगा नहीं होगा। तो मैं अपने ससुर जी को, फादर इन लॉ को, कि आइए बाबूजी देखिए मैंने ये बनाया है। तो वो देखते थे और कहते थे अच्छा तो बनाए, पर इसका उपयोग क्या होगा। मैं कहती थी उपयोग अभी तो नहीं पता,
पर मुझे अच्छा लगा, मैंने बना दिया। फिर उसी धारणा की कि मुझे इसको अगर अपनी इच्छाओं को अगर इस माध्यम से खुशी भी मिल रही है, इसको मैं वर्ल्ड लेवल तक, जिस लेवल तक ले जाना चाहूँ ले जा सकूं, तो क्यों ना इसमें करूं काम। जो एक 4 खरबूजे के छिलके मिलाने के एक फूल बनाने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो इसी में और करूं, आगे बढ़ाऊं। तो इस तरह से शुरुआत जो हुई सोचने की कि मैं कुछ नया कैसे करूं के लिए। सिर्फ पेंटिंग तो कर रही थी, पेंटिंग तो लगभग 18-20 साल से मैं कार्यरत हूँ, उसमें कर रही हूँ, एग्जीबिशन लगाना है, ये है। और शुरुआत मेरे परिवार और मेरे दोस्त जनों ने ही साथ दिया इसमें, मेरे पति का, मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे बेटे का तो पूरा सहयोग रहता है कि हाँ पढ़ो, आगे करो। लेकिन ये कचरे से कंचन की शुरुआत 2022 में मैंने की, जून के, और उस दिन से फिर भगवान की कृपा से, सरस्वती माता की कृपा से वो कभी रुका नहीं। और वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ऐसे इमेजेस अब दिमाग में आते हैं कि वो इमेजिन नहीं कर सकता है कोई कि हाँ ये इमेज बन सकता है घिया, तोरी, छिलका, इन चीजों से। तो उसी के लिए मुझे प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, और सरस्वती माता की कृपा रही, ज्ञान माता की कृपा रही तो आगे कार्यरत रहूंगी। लेकिन इस तरह से बैक जो है, हिस्ट्री जो है, वो इस तरह से मेरी निकली एक्सप्रेस। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण के एक नवीन पहल, एक नवीन कदम, क्योंकि 2022 की आपने बात की तो वो कोविड काल चल रहा था, जब लोग बहुत सारी विषम परिस्थितियों से जूझ रहे थे। आपने उसमें भी आनंद की खोज की, और वस्तुतः धन के द्वारा जो कुछ भी हम खरीद सकते हैं, पर आनंद को, आह्लाद को हम धन से भी नहीं खरीद सकते। आपने उसको भी जो है खरीद लिया है और उसका निर्माण भी कर रही हैं। और इसी के साथ साथ महोदया जी, आप कहते हैं साहित्य, संगीत, कला विहीनों साक्षात पशु पक्ष विषाणहीन है। तो कला पक्ष हम सबने देखा, साहित्य पक्ष की भी बात करें तो आप एक कवित्री भी हैं। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ पंक्तियां अपनी यहाँ पर हम सभी के सम्मुख उस साहित्य का भी दिग्दर्शन कराएं। हम सभी उसके रसास्वादन के लिए इच्छुक हैं। अवश्य, मुझे बहुत खुशी होगी। और सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि मुझे फॉर्मली एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है। बाकी सोसाइटी में, प्रोग्राम्स में मैं अपनी कविता का पाठ करती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों के समक्ष करके मुझे अति प्रसन्नता हो रही है, मुझे ये मौका देने के लिए। और ये ज्ञान, ये कविताएं जो मैं अभी अनुवाद कर रही हूँ, ये एक्चुअली मैं अपने पिताजी से ही मैंने ये ज्ञान पाया है, उन्हीं से सारा ज्ञान लिया है। मेरा तो आधार ही उन्हीं से है, लेकिन ये ज्ञान उनकी बातों से, उनसे मैं लगातार बातें करती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, तो उनकी एक छवि, एक छोटा सा हिस्सा ही ले पाई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं पढ़ूँ तो आप लोगों को पसंद आए। ना पसंद आए तो नहीं बताइएगा, क्योंकि मेरी धारा रुक जाएगी फिर लिखने की। तो इसका शीर्षक है अनुभूति। क्या मैं मतलब ऑडिबल हूँ? जी। अनुभूति। जब तू ही मैं और मैं ही तू, तो तू और मैं क्यों विभाजित हुआ? सत्य है तू पूर्ण है, तो पूर्ण अंश कैसे बना? कहीं कर रही थी पूर्ण विश्राम तुम में, प्रशांत थी मैं, ना थी कोई हलचल मुझ में। निश्चय ही जागी होगी कोई इच्छा अंदर, कि पंचभूत धर जाऊं धरती पर। खेलूं खेल रंग बिरंगे, करूं मौज मन भर के। रूप धरूं नित नए नए, कभी बहन तो कभी बेटी, कभी माँ बनके। कभी आंखों में नमी तो कभी होठों पर मुस्कान रख के। अवश्य चाहा होगा मैं कि जरा देखूं कैसा लगता है यह सब अभिनय करके। खुद की इच्छा खुद ही पूरी कर आई शरीर धर धरती पर।
यह मात्र मेरा नहीं, मेरे मन का भी जन्म था और मेरी चाहतों और इच्छाओं का भी संग था। आई तो थी यहाँ आनंद करने, परंतु अपेक्षाओं और इच्छाओं का जाल ऐसा लगी बुनने कि क्षण क्षण हर पल लगी उसमें फंसने। निरंतर पुराना तो नया बनाती जा रही थी, कितना भी प्रयत्न किया परंतु निकल नहीं पा रही थी। अपनी स्थिति का दोष कभी खुद को नहीं दिया, इल्जाम दूसरों पर धरे जा रही थी, कभी स्वयं चिंतन ना किया, सदैव औरों में कमियां ढूंढे जा रही थी। खुश सुख की तिजोरी को मार ताला, सृजन और अर्जन में मरे जा रही थी। धरती पर आकर भूल बैठी कि कौन सा मधुर रस पीने आई थी और कौन सा विष का प्याला पिए जा रही थी। भूल बैठी कौन हूँ, कहां से क्यों हूँ आई, ऐसा जकरा माया जाल ने बैठी हूँ सब सुध बुध भुलाई। रात स्वप्न बंद आंखों से देखा था, अब दिन में खुली आंखों से देख रही हूँ। धीरे धीरे सब जान रही हूँ, आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, अब मैं भी यह मान रही। तो ये थी मेरी एक प्रस्तुति कविता, जिसकी श्रृंखला मैं अभी तैयार कर रही हूँ। और इसमें जैसा कि मैंने बताया, ये सब मेरे पिताजी के आशीर्वाद और उन्हीं की ज्ञान धारा है जो जिसका मैं उपयोग करके इस तरह से कविता लिख पा रही हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद हिमादया जी। जैसा कि आपके पिताजी यहाँ पर हिमादया जी भी हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं, और नृचकटिक की सूक्ति मुझे स्मृति पटल पर स्मरण आ गई है। दुखम न्यासस्य रक्षणम, जो धरोहर है उसका रक्षण संरक्षण करना कठिनता के साथ होता है, तथापि आपने उस धरोहर को, अपनी उस परंपरा का संरक्षण परिपालन समय रूप से आप कर रहे हैं। इससे केवल आपका परिवार ही नहीं, समाज भी लाभान्वित हो रहा है। और चित्रकला की प्रतिमूर्ति स्वरूपा, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आभार और आपकी कला को नमन है। आप इसी प्रकार से अपनी कलाओं से सभी को अवगत कराते रहें, सब आपका अनुकरण और आपसे प्रेरित होते रहे, इसी कामना के साथ आपको धन्यवाद। और मुझे ये मौका देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। विपिन सर को धन्यवाद, मैम आपको भी, सबको मेरी ओर से बहुत शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। कार्यक्रम था कचरे से कंचन, और हम तो उसमें और जोड़ दें, कचरे से कंचन, अर्चना जी का चिंतन और हम सभी का उससे मनोरंजन, और ये कहें कि विश्व का लोक रंजन। बहुत अद्भुत, आप कला और साहित्य की अद्भुत संगम है, और आप हमारे यहाँ पटल पे आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप का जैसा लक्ष्य है, आप बहुत आगे तक जाएंगी और जाएं। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो आप अनंत को प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। और कार्यक्रम के समापन पर धन्यवाद की जो सुंदर परंपरा है, उस सुंदर परंपरा का निर्वाह करने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापनार्थ हमारे छात्र संयोजक श्री विश्वेश्वर पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मुख्य अतिथि महोदया और अन्य गणमान्य जन के सम्मान में कृतज्ञता के रूप में धन्यवाद ज्ञापित करें। विश्वेश्वर जी। धन्यवाद सर। सर्वेभ्यो नमो नमः। सारस्वत निकेतन द्वारा आयोजित पाक्षिक जो यह कार्यक्रम संस्कृत अंतर्विक्षा चलता रहता है प्रत्येक पक्ष में एक बार, इसके समापन पर मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वचन से हम सभी सदैव पुष्पित एवं पल्लवित होते रहते हैं एवं यह कार्यक्रम सतत रूपेण चलता रहता है, जिनके संरक्षण में यह कार्यक्रम चलता है। ऐसे परम पूज्य सदानंद गुरु जी को मैं धन्यवाद करता हूं एवं प्रणाम करता हूं। आज की जो हमारी मुख्य अतिथि थी डॉक्टर अर्चना झा जी,
जो कचरे से कंचन बनाने में हम लोग देख भी रहे हैं कि जो ये अपना यहाँ पे प्रस्तुत की हैं, काफी हम लोग इसमें अपना एक शब्द नहीं है हम लोगों के पास कि हम बोल पाए। एक कहते हैं कि न तत्र चित्रम न रूपम न वर्णो न च लांछनम यत्र भावो यत्र चैतन्यम तत्रैव चित्रम वर्तते। जहाँ केवल चित्र नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं और न ही रेखाएं हैं, बल्कि जहाँ भाव और चेतना है वहीं सच्चा चित्र विद्यमान है। और आपका जो यह परिश्रम है, कचरे से कंचन बनाना, कचरे से चित्रकला बनाना, एक कला के क्षेत्र में एक नया क्षेत्र बनाना, एक नया मार्ग बनाना, यह काफी प्रशंसनीय है। इसके लिए आप यहाँ पे आई हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर परम पूज्य डॉक्टर विपिन गुरुदेव को मैं सादर धन्यवाद करता हूँ, जो इस कार्यक्रम के संस्थापक हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका डॉक्टर दीपिका मैम जी का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसी क्रम में डॉक्टर रमेश चंद्र नैरवाल सर हैं, डॉक्टर सागरिका जी जो मंगलाचरण की हैं, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नेपाल से जो हमारे डॉक्टर नवराज कटेल सर जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के जो हमारे संचालन करता हैं डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी जी, या इनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वेश्वर जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। और नींव की ईटस स्वरूप जुड़े हुए राहुल कश्यप जी और श्री मनीष कुमार मिश्र जी, जिनके ये तकनीकी विभाग देख रहे हैं और जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ जुड़ के अच्छे से बात कर पा रहे हैं, उनको बहुत बहुत अंतर्मन से धन्यवाद। और शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। और शांति, मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि शांति पाठ के समय सब लोग माइक अपना ऑफ रखेंगे। विश्वेश्वर जी या सागरिका जी जो शांति मंत्र पढ़ें तो उचित होगा। सागरिका जी अगर हैं, आ सकती हैं पटेल पे, तो अपने उकिल कंठ से शांति पाठ करें, अन्यथा विश्वेश्वर जी। विश्वेश माइक ऑन कर लेना है जी, विश्वेश्वर जी, और बाकी हम सभी लोग माइक ऑफ करते हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के अनुमति से कार्यक्रम समापन की घोषणा की जाती है। आदरणीय विपिन कुमार सर कुछ वार्ता करना चाहते हैं।